हेलो दोस्तों, मैं अपर्णा राजन चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले कैल्शियम होम्योस्टेसिस के वीडियो में बड़े अच्छे लोगों के कमेंट्स रहे, लोगों की डिमांड रही स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स की कि आप इसी तरह के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर हम लोगों को बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगला टॉपिक जो मैंने चूज किया है वो है आयरन मेटाबॉलिज्म। तो आयरन क्या है? हम लोग अक्सर सुनते हैं कि अनीमिया है, लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है, अनीमिक है, गर्ल्स अनीमिया है लड़कियों को, तो उसके लिए सबसे पहले डॉक्टर देता है आयरन। तो आयरन होता क्या है? लोहा, है ना। और एक मोटा मोटी बात यह है कि हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर होता है उसका मेन जो सेंटर पार्ट होता है वो आयरन का बना हुआ होता है। तो ब्लड की सिंथेसिस में आयरन का बहुत बड़ा रोल है, और अगर आयरन हमारे शरीर में कम हुआ तो अनीमिया होता ही होता है। तो सबसे पहले बताऊं कि टोटल अमाउंट ऑफ आयरन इन एन एक एडल्ट में टोटल आयरन होता है 3 से 5 ग्राम। और जो ब्लड और ब्लड बनाने वाले ऑर्गन है वो ज्यादा से ज्यादा आयरन को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन ऑलमोस्ट सारे टिश्यूज में रहता है। ठीक है, तो आयरन पूरे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जो आयरन का यूज करते हैं, वो है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, फेरिटिन, हीमोसाइडरिन, ट्रांसफेरिन, साइटोक्रोम एंड आयरन कंटेनिंग एंजाइम्स। तो कितनी तरह के आयरन हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं? 2 फॉर्म में होते हैं, इसेंशियल और फंक्शनल आयरन और स्टोरेज आयरन। इसेंशियल और फंक्शनल आयरन वो होते हैं जो बॉडी के किसी न किसी फंक्शन के लिए जरूरी होता है। एज सच देखा जाए तो डायरेक्ट आयरन का कोई यूज नहीं है हमारे शरीर में, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए आयरन की प्रेजेंस जरूरी है। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनके लिए आयरन की जरूरत होती है, उसमें वो कहलाते हैं एसेंशियल आयरन। मतलब इसका एग्जाम्पल है हीम प्रोटीन्स। ठीक है, साइटोक्रोम्स हमारे शरीर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम आता है। और कुछ एंजाइम्स वो हैं जो आयरन को कोफैक्टर्स के रूप में यूज करते हैं। मतलब जब तक आयरन नहीं मिलता वो पर्टिकुलर एंजाइम काम नहीं करता। और स्टोरेज आयरन जो होते हैं, जब हमारे शरीर में जो काम करने वाले तत्व है, प्रोटीन्स हैं, साइटोक्रोम्स हैं, उनको अपनी जरूरत के मुताबिक आयरन मिल जाता है, उसके बाद फिर अगर एक्स्ट्रा है तो वो स्टोर हो जाता है। तो स्टोरेज आयरन है फेरिटिन और हीमोसाइडरिन। फेरिटिन के फॉर्म में स्टोर होते हैं, उसके बाद वो हीमोसाइडरिन के फॉर्म में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। तो बेसिक आयरन के फंक्शंस क्या हैं? मोटे मोटे फंक्शंस हैं। आयरन मेनली एक्सर्ट इट्स फंक्शन थ्रू द कंपाउंड इन विच इट इज प्रेजेंट। मतलब डायरेक्टली इनका कोई फंक्शन नहीं होता, ये थ्रू द कंपाउंड काम करते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ब्लड का पिगमेंट है और मायोग्लोबिन मसल का, और इनका मेन काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड carbon dioxide. Cytochrome and certain non-heme proteins are necessary for electron transport chain and oxidative phosphorylation. और iron is associated with effective immunocompetence of the body. So पहला जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो आयरन का मेन काम है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में बाय हीमोग्लोबिन। सेम फंक्शन परफॉर्म्ड होता है मायोग्लोबिन बाय द मायोग्लोबिन इन मसल। ठीक है, तो और दूसरा फंक्शन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस में, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन में ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम के साथ ये काम करता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टिश्यू रेस्पिरेशन में। अब हम आते हैं आयरन बैलेंस पे। हमारे शरीर में आयरन का बैलेंस कैसे होता है? आयरन
का बैलेंस का जो स्टेटस है दैट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव रेट्स ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन एंड आयरन एक्सक्रीशन। मतलब हमारे शरीर में कितना आयरन एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना एक्सक्रीट आउट हो रहा है, मतलब कितना हम ले रहे हैं उसका कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है और कितना शरीर से निकल जा रहा है। आयरन एब्जॉर्प्शन इज द मेजर मैकेनिज्म फॉर द मेंटेनिंग नॉर्मल आयरन बैलेंस। ठीक है, तो कितना आयरन हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो रहा है इस पे निर्भर करता है आयरन का बैलेंस। और आयरन प्रेजेंट इन द बॉडी इज कंटिन्यूअसली रीयूटिलाइज्ड। जितना भी आयरन हमारे शरीर में प्रेजेंट है वो यूटिलाइज होता है और रीयूटिलाइज होता है। Only a minute amount of iron is lost every day from the body in the form of exfoliated cells. बहुत थोड़ा सा लॉस होता है। About fecal iron loss is 0.4 to 0.5 milligram a day, and about 0.2 to 0.3 milligram of iron is lost daily from the skin along with the exfoliated cell. स्किन की जो सेल्स एक्सफोलिएट होती हैं उससे आयरन का लॉस केवल 0.2 to 0.3 मिलीग्राम पर डे होता है। दस अगर देखा जाए तो केवल 1 मिलीग्राम से कम आयरन का लॉस होता है हर दिन। इन प्री मेनोपॉजल वुमन देयर आर 2 एडिशनल रूट्स ऑफ आयरन लॉस। जो यंग लेडीज हैं उनमें 2 एडिशनल रूट्स हैं आयरन के लॉस होने में, मेंस्ट्रुअल और प्रेगनेंसी। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस में लगभग 20 से 25 मिलीग्राम ऑफ आयरन पूरे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में लॉस होता है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो लगभग 0.7 टू 0.8 मिलीग्राम आयरन डेली लॉस होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मतलब पूरी साइकिल में 20 से 25 मिलीग्राम और पर डे लगभग 0.7 टू 0.8 मिलीग्राम। ठीक है, अब आप बोलोगे कि प्रेगनेंसी में क्यों लॉस होता है, यहाँ तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। ठीक है, बट एक्सपेक्टेंट मदर हैज टू प्रोवाइड आयरन टू द फीटस। माँ के अंदर जो फीटस है उसको आयरन माँ से ही मिल रहा है। अब दिस अमाउंट ऑफ अबाउट 0.6 मिलीग्राम अ डे इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब शुरू के 3 महीने, लगभग 0.6 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से जरूरत होती है। 2.8 मिलीग्राम अ डे इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 4th से 6th मंथ, एंड अबाउट 4 मिलीग्राम अ डे इन द थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 4 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से तीसरे ट्राइमेस्टर में मतलब 6 से 9 महीने में बहुत ज्यादा आयरन की जरूरत होती है। The iron loss are balanced by intestinal absorption of iron. और इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, अब हम कई बार ये होता है कि हम आयरन खा तो रहे हैं, आयरन रिच डाइट भी ले रहे हैं, आयरन की टैबलेट्स भी ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी में आयरन की कमी बनी है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है? यहाँ पे कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम आयरन ले रहे हैं उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होने देते। ठीक, और सो दिस इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन इज अफेक्टेड बाय बॉडी आयरन स्टोर्स। आपके शरीर में अगर कितना आयरन का स्टोर है, इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी कितनी है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ प्लाज्मा ट्रांसफेरिन क्या है। ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन है जो आयरन के ट्रांसफर में काम आती है। अमाउंट ऑफ डाइटरी आयरन, हम कितना ले रहे हैं आयरन। वैलेंसी ऑफ इंजेस्टेड आयरन, जो आयरन हमने लिया है वो फेरस फॉर्म में है या फेरिक फॉर्म में, एंड प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस इन द फूड, और साथ में जब हम आयरन खा रहे हैं उसके साथ और क्या क्या चीजें हम अपने खाने में ले रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन अब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इज मोर व्हेन बॉडी आयरन स्टोर इज लो। जब हमारे शरीर में बॉडी का स्टोर, आयरन का स्टोर बहुत कम होता है तब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। मतलब ये सीधी सी बात है कि अगर हमारा एक, मान लीजिए एक स्टोर रूम है, ठीक है, और जब वो खाली हो गया, जब वो ऑलरेडी भरा हुआ है तो हमें जरूरत नहीं होती कि उसमें कुछ और चीजें ला के डाली जाए, लेकिन जब वो खाली होता है तो हम जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी जरूरत की चीजें कि
अब कम हो रहा है उसको ले लिया जाए। तो ऐसे ही जब हमारा आयरन स्टोर कम होने लगता है तो जो आयरन हम लेते हैं शरीर में अपने डाइट से या सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। जब इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जब ट्रांसफेरिन प्रोटीन लो हो जाता है और आयरन इज इंजेस्टेड इन द फेरस फॉर्म। अगर हम आयरन फेरस फॉर्म में लेते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है। अगर हम फेरिक फॉर्म में लेंगे तो वो पहले कन्वर्ट होता है फेरस में, तब एब्जॉर्ब होता है। सो प्रेजेंस ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, हिस्टिडीन एंड सिस्टीन इन द फूड इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन। कई बार आपने सुना होगा कि जब हम आयरन की टैबलेट लेते हैं तो डॉक्टर्स बताते हैं कि आप इसको जूस के साथ ले लीजिए। ठीक है। तो एसिडिटी और एसिड्स इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द इंटेस्टाइन, जबकि चाय, कॉफी और फॉस्फेट वाले खाने और चीजें वो हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं। ठीक है। अब हम आते हैं रिक्वायरमेंट पे। अब सभी इंसान में, सारे इंडिविजुअल में आयरन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और बहुत थोड़ी होती है, लेकिन हमें ज्यादा लेना पड़ता है डाइटरी आयरन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन, इसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, बहुत कम एब्जॉर्ब हो पाता है जितना हम खाते हैं। डेली रिक्वायरमेंट इन डिफरेंट एज ग्रुप इज, in the infant it is 6 to 10 milligram per day, in the children 20 to 30 milligram per day, in the adolescent it 12 milligram per day, whereas in the adult and postmenopausal women it's about 20 milligram per day, premenopausal and lactating women 15 milligram per day, and for pregnant women it's 40 milligram per day। तो सबसे ज्यादा जरूरत हमें प्रेग्नेंट वुमेन में होती है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर आयरन जरूर देता है इनको। डाइटरी सोर्सेज क्या है? लिवर, हार्ट, किडनी, स्प्लीन, मीट, फिश, एग्स आर द गुड सोर्स एंड द वेजिटेबल सोर्स इंक्लूड wheat, fig, date, nut, beans, spinach, etc. अब सोर्सेज को भी हम ये जो सोर्सेज हैं वो भी हम 3 क्लासेस में बांट सकते हैं, रिच सोर्स, गुड सोर्स एंड पुअर सोर्सेज। रिच सोर्स में है ऑर्गन मीट, मतलब लिवर, किडनी वगैरह, और जैगरी, गुड़, बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। गुड सोर्सेज आर लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स, फिश, एप्पल एंड ड्राइड फ्रूट। और पुअर सोर्सेस मिल्क, व्हीट, पॉलिश्ड राइस, मतलब दूध में आयरन बिल्कुल नहीं होता। तो जो लोग बच्चों को दूध देके खुश होते रहते हैं कि नहीं हम बच्चे को सारी चीजें दे रहे हैं अच्छी चीजें, तो उनको ये बता दूं कि आयरन, मिल्क इज वेरी पुअर सोर्स ऑफ आयरन। ठीक है। A much greater proportion of iron can be absorbed from the animal foods than the vegetable foods. इसलिए generally vegetarians are anemic. On a mixed diet, healthy subject absorb 5 to 10 of the dietary iron, 10% of dietary iron. अब आयरन की डेफिशिएंसी आप सबको पता है कि सारे संसार में बहुत कॉमन है। So the iron deficiency is widespread both in the poor and in affluent country. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग गरीब देश के निवासी हैं या अमीर, आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। और ये आयरन डेफिशिएंसी कॉज करता है अनीमिया थ्रू आउट द वर्ल्ड। और रीजन क्या हो सकते हैं डेफिशिएंसी के? डेफिशिएंसी कैन बी कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ आयरन। हम आयरन प्रॉपरली ले ही नहीं रहे हैं। ठीक है, जितनी जरूरत है उतना हम नहीं ले रहे। मेल एब्जॉर्प्शन, कोई ऐसी बीमारी या गैस्ट्रेक्टमी आयरन डेफिशिएंसी कॉज करता है। और लगातार ब्लड लॉस, परसिस्टेंट ब्लड लॉस फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हुकवर्म इन्फेस्टेशन एंड
few other factor can also cause आयरन डेफिशिएंसी। एक छोटी सी बात बताऊं, एक समय था जब मेरा हीमोग्लोबिन एकदम से 6.4 हो गया, तो थोड़ा सा टेंशन हुई कि एकदम से 6.4 क्यों हो गया और कोई रीजन समझ में नहीं आया। देन आई वेंट टू माय फिजिशियन एंड he gave me deworming drug एंड आई डिवर्म माई सेल्फ, और 1-1.5 महीने के बाद हीमोग्लोबिन 11 हो गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हुकवर्म इन्फेस्टेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है अनीमिया में। ठीक है। When iron deficiency develop, earliest change is the depletion of iron stores। जैसे ही आयरन की डेफिशिएंसी डेवलप होती है, सबसे पहले आयरन का स्टोर कम हो जाता है और फिर धीरे धीरे और चेंजेस होने लगते हैं। प्लाज्मा ट्रांसफेरेंट सैचुरेशन कम हो जाता है और प्लाज्मा आयरन लेवल डिक्रीज हो जाता है। ये सारे इन्वेस्टिगेशन करके हम पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में आयरन की कमी हो रही। माइक्रोसिटिक एनीमिया डेवलप्स और हीमोग्लोबिन लेवल्स फॉल, हीमोग्लोबिन का लेवल एकदम से गिर जाता है। और जब बहुत दिनों तक एनीमिया रहती है तो सीवियर एंड प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी लीड्स टू टिश्यू चेंजेस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, अक्सर आपने देखा होगा कि होंठ के किनारे फट गए, उससे कभी कभी हल्का सा खून भी आ जाता है, उसको एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। ग्लोसिटाइसिस, फेरेंजियल एंड इसोफेगियल वेब्स एंड एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं जब काफी दिन हो जाते हैं आयरन की कमी होने से। अब कमी की बात तो हमने कर ली, आयरन ओवरलोड भी होता है, लेकिन ये लेस कॉमन है। आयरन का ओवरलोड नॉर्मली नहीं होता। Two types of iron overload syndromes are known. When excessive iron is deposited in the reticuloendothelial cell without tissue damage, it is known as hemosiderosis. मतलब जब एक्सेसिव आयरन डिपॉजिट हो जाता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में और वो किसी भी तरह का टिश्यू डैमेज नहीं करता, इसको कहते हैं हीमोसाइडरोसिस। अगर आप लीवर की स्लाइड बना के देखोगी, उसकी स्टेनिंग करोगे तो उसमें ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखते हैं, वो हीमोसाइड्रिन्स कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन वो सब में नहीं होता, जब आयरन का ओवरलोड होता है उन्हीं लीवर्स में मिलता है। This occurs when excessive amount of iron entered the body through the parenteral routes. Repeated blood transfusion, लगातार कुछ लोगों में ऐसा कोई दिक्कत होती है कि जिसमें लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, जैसे कि कुछ बीमारी सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया, इसमें ना पेशेंट को लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। उसमें आयरन जाके डिपॉजिट हो जाता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल में। ठीक है, और हीमोसाइड्रिन के फॉर्म में डिपॉजिट रहता है। When excess iron enters the body through the alimentary route, it gets deposited in parenchymal cell and cause tissue damage. This condition is known as hemochromatosis. मतलब जब हम लगातार एलिमेंट्री रूट से ज्यादा आयरन ले रहे हैं, मतलब अगर किसी ऐसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं जहां पे आयरन का काम होता है और आयरन का इनटेक बढ़ जा रहा है किसी भी रीजन से, तो ये जाके आयरन डिपॉजिट होता है पेरेन्काइमल सेल्स में और टिश्यू का डैमेज करता है। ये कंडीशन कहलाती है हीमोक्रोमेटोसिस। अब हीमोक्रोमेटोसिस 2 तरह की होती है। ठीक है, प्राइमरी, जिसमें कि जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट होता है, इट इज जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट, जिसमें कोई जीन होती है रिस्पॉन्सिबल और वो ये हीमोक्रोमेटोसिस कॉज करती है। और दूसरा secondary hemochromatosis. This may occur in the alcoholic liver disease
मतलब पहली तो ऊपर वाले की देन है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अपने पेरेंट्स से, अपने पेरेंट के पेरेंट्स से क्या जीन मिली है वो उसकी वजह से हो रहा है। और दूसरा अपना खुद का मोल लिया हुआ पैसा फूक के हम लेते हैं हीमोक्रोमेटोसिस, वो होता है अल्कोहलिक लिवर डिजीज in which iron deposition is usually confined to hepatic tissue. South African Bantus are known to develop hemochromatosis due to excessive ingestion of iron present in an alcoholic beverage brewed in the iron vessel. बंटूज जो होते हैं वो जो अल्कोहल लेते हैं वो बनाई जाती है आयरन की वेसल्स में या स्टोर की जाती है आयरन के वेसल्स में, ठीक है। तो अब बेसिकली ये है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन होता कहाँ है, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, ड्यूडेनम में। इट इज नॉर्मली फाउंड इन द फेरिक फॉर्म इन द फूड और बाद में ये फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तभी ये सॉल्युबल होता है और रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है। एक साइंटिस्ट थे गार्निक, उन्होंने प्रपोज की थी एक थ्योरी, उसका नाम है म्यूकोसल ब्लॉक थ्योरी फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन। अब हम आते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। एसिडिटी, ascorbic acid and cysteine, they promotes iron absorption. In iron deficiency anemia, iron absorption is increased to 2 to 10 times that are normal. मतलब जब आपको अनीमिया है और उस समय आप आयरन लेते हैं तो आपका आयरन लेवल 2 to 10 times बढ़ जाता है। Small peptides and amino acid favor iron uptake, जबकि ज्यादा चाय, कॉफी, फाइटेट, ऑक्सलेट इंटरफेयर विद द आयरन एब्जॉर्प्शन। अब इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं? आयरन डेफिशिएंसी के क्लिनिकल एस्पेक्ट्स 3 स्टेजेस के होते हैं। पहला, अगर आयरन की डेफिशिएंसी हुई तो सबसे पहले क्या होगा, अगर आप ब्लड टेस्ट कराओगे सबसे पहले क्या होगा, जो बॉडी में स्टोर्ड आयरन है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है और डेफिशिएंसी कॉजेस अनीमिया। Whereas when iron overload occurs, क्या होता है, हीमोक्रोमेटोसिस एंड हीमोसाइडरोसिस। थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ये चैप्टर, ये टॉपिक, तो प्लीज कमेंट करिएगा। और अगर लगे आपको कुछ और, अगर आपकी चॉइस हो, समझना है, देखना है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि वो पढ़ें। ठीक है, बाय बाय, सी यू।